नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं है। गुटबाजी के चलते पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई, विपक्ष में बैठने को मजबूर है। ये तो हर किसी को मालूम है, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी पार्टी अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। एक विधानसभा सत्र भी बिना नेता विपक्ष के हो चुका है और तो और अब पार्टी के भीतर भी ये आवाज उठने लगी है कि फैसला तो जल्द ही होना चाहिए, नेता विपक्ष का चुनाव जल्द ही होना चाहिए। सियासी गलियारों पे और भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आखिर क्यों कांग्रेस नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पा रही है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के बाद देश के 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा में परिणाम आए करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। अब पार्टी के भीतर भी ये आवाज उठने लगी है कि इस तरह के फैसले जल्द होने चाहिए। नेता विपक्ष की रेस में कई नाम हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पहले भी नेता विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। उनके अलावा गीता भुक्कल और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का नाम भी इस रेस में माना जा रहा है। लेकिन इन्हीं में से एक अशोक अरोड़ा ने जहां खुद को इस रेस से बाहर बताया और फैसला आलाकमान पर छोड़ा, तो वहीं नेता विपक्ष के चयन को लेकर ये कहा कि नेता विपक्ष का फैसला जल्द ही होना चाहिए। वैसे तो देखिए, पूरे विधायक दल ने हाईकमान पे निर्णय छोड़ा है, परंतु मेरा एक मानना है कि इस प्रकार के निर्णय जल्दी होने चाहिए, क्योंकि इससे एक चर्चा बनी रहती है। इसका निर्णय जल्दी हाईकमान को करना चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि जल्दी ही इसका निर्णय हाईकमान करेगा। आपका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, रेस में अपने आप को मानते हैं नेता प्रतिपक्ष की। जब सारी चीज हाईकमान पे एक लाइन का प्रस्ताव छोड़ दिया जाता है, फिर कोई व्यक्ति रेस में है नहीं है, उसकी कोई मायना नहीं होता। तो ये हाल ही में इस मामले पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि नेता विपक्ष का चयन जब होगा पता चल जाएगा। जब चुना जाएगा बता देंगे आपको, प्रस्ताव कर रखा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर सत्ता पक्ष के नेता भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं और तंज कस रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हाल ही में एक बयान में यह कहा कि कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बटी, नेताओं के गुट आपस में लड़ते रहते हैं। एकमत न होने के कारण ही नेता विपक्ष नहीं चुना गया। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है और ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ते रहते हैं, इसलिए बैठ के कोई भी बात पर ये एक मत नहीं हो पाते और जब तक एक मत नहीं होंगे नेता विपक्ष कैसे चुने। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 अक्टूबर को आया था। उस वक्त परिणामों से पहले कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त थी। बिना संगठन वाली पार्टी जनता के भरोसे ही सरकार में आने का दम भर रही थी, लेकिन पार्टी की गुटबाजी भी चरम पर थी और उसी का नुकसान पार्टी को चुनाव में हुआ था। कई कांग्रेस नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है। फिर भी जनता ने कांग्रेस को भर भर कर इतना वोट दिया कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आई। लेकिन चुनाव परिणाम के करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। इसके पीछे भले ही कांग्रेस नेता ये कहते रहे हों कि पार्टी आलाकमान महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में व्यस्त है, लेकिन अब तो यहाँ भी परिणाम सामने आ चुके हैं और 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। और तो और अब पार्टी के नेता ही ये कहने लगे हैं कि ये फैसला जल्द होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस पर फैसला क्यों नहीं कर रहा? क्या पार्टी की गुटबाजी के कारण इस फैसले में देरी हो रही है या कोई और मजबूरी है जो हरियाणा में कांग्रेस नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। ललित अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। प्रोफेसर विदुरावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत है सर। ओंकाश जी जुड़ गए हमारे साथ इनेलो से, प्रवक्ता, स्वागत है सर आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा ललित जी की तरफ ही, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। करीब करीब 2 महीने बीत चुके हैं, चुनाव परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ललित जी, क्या वजह है, क्या समझा जाए, क्यों ये देरी हो रही है? क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब तो पार्टी के भीतर भी इस तरह की बातें सामने आने लगी है, इस तरह की मांग सामने आने लगी है कि फैसला इस पर जल्द होना चाहिए। जी बिल्कुल होना जल्द चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। वैसे ही जैसे भाजपा अध्यक्ष का फैसला नहीं हो रहा है, वैसे जैसे कर्नाटक में 8 महीने बाद नेता विपक्ष इन्होंने दिया था, वैसे जैसे महाराष्ट्र में 12 दिन बाद जाकर सरकार अनाउंस हुई है। अभी भी सर्टेन नहीं है कि जो
डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट लेने को वो तैयार होंगे, कल के जश्न में शामिल होंगे। देखिए, ऐसा है, हर पार्टी में इंटरनल थोड़ी बहुत बिक्री जरूर होती होंगी, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता। और जहां तक बात है कांग्रेस में कोई एंटी कांग्रेस तो नहीं है, आपस में अगर कोई ऐसा मनमुटाव भी है तो वो हाईकमान के सामने थोड़ी चलेगा कि नेता प्रतिपक्ष जो है, जो लोग दावेदार है उनकी वजह से बनना है, ऐसा नहीं है। बनना 37 एमएलए के बीच से ही है। देरी हो रही है, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होते हैं, कई बार कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, कई बार हमें ये लगता है हमें रिवैम्प करना है काफी लार्ज स्केल पे, और कई बार ऐसा भी होता है कि कारणों की जांच भी हो रही है, तो वो सारे काम इकट्ठे ही होंगे। और जिस दिन आपको हमें पता, आपको हुड्डा साहब ने बोला ही अपने बयान में कि जिस दिन पता लगेगा आपको बता देंगे, तो मेरा स्टैंड तो अभी भी वही है, पार्टी का स्टैंड। यानी कि जब चयन होगा तब बता देंगे, ये स्टैंड आपका। आप ये भी कह रहे हैं कि हार के कारणों का पता लगा रहे हैं, आपके नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, जो चुनाव परिणाम आए थे ईवीएम को लेकर के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीएम चुनना चाहते हो अभी भी नेता विपक्ष पर, इसलिए फैसला नहीं कर रहे? नहीं, वो एक अलग मुद्दा है कि वहां पे क्या हुआ और उसके ऊपर आशंकाएं हैं। आशंका के बेसिस पे और डीप इसके अंदर जाना होगा कि हमारे 1% आधा परसेंट 0.85 के डिफरेंस से हम 11 सीटें हार गए, इस पे भी चर्चा चल रही है। और जो देखिए, एक बड़ी क्लियर सी बात है, बूथ लेवल पे भाजपा वहां सशक्त है हरियाणा में, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे बूथ उन्होंने कवर कर लिए, क्योंकि वोटों का मार्जिन जो है 0.85 ही है। तो ऐसा नहीं है हमने बिना संगठन के भी वो वोट प्राप्त किए, और हमारे से इन्होंने इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी 0.85 भी ज्यादा नहीं है ना। तो अब की बार हम चाहते हैं कि ये जो इसको वाइप आउट करके 43, 44, 45 इसके बीच में कोशिश की है, और देखते हैं आगे हमारे प्रयास पे हम लाते हैं बूथ लेवल पे हम कितना और पहुंच पाते हैं, पेनिट्रेट कर पाते हैं। विदुरावल जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी एक बेहद अहम जिम्मेदारी होती है, सरकार में भी विपक्ष की एक महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकार चलाने में भी, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हो पाता है, और बीजेपी को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी में भी तो इसी तरह से देरी हो रही है। हितेंद्र जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, कांग्रेस के नेता बड़े दूरदर्शी होते हैं। कांग्रेस के एक नेता से इंटरव्यू में एक बार किसी ने पूछा कि कांग्रेस सत्ता में अब फिर दोबारा कब आएगी, तो उन्होंने बड़े इत्तेफाक से कहा कि भाई देखो, अभी कलयुग चल रहा है, कल्कि देव आएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे, फिर उसके बाद सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर उसके बाद कलयुग के अंदर जो है मुगल आएंगे, और मुगलों के बाद अंग्रेज आएंगे, और अंग्रेज जाते जाते कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंप जाएंगे। देखिए, यही दूरदर्शीपन जो है हम रोज डिबेट्स में, आजकल हरियाणा की डिबेट्स में विशेष रूप से सुन रहे हैं। और आज तो ज्ञान की वर्षा हो गई जब हमें पता चला कि इन 37 विधायकों में से ही कोई कांग्रेस का एक नेता प्रतिपक्ष बनेगा, यानी इनके विधायक दल का नेता इन विधायकों में से बनेगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया। और एक और भी बात उन्होंने बड़े ज्ञान वाली कही कि जब हो जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये भी देखो, कांग्रेस का इस देश के ऊपर एहसान है कि ये तय कर लेंगे तो चुपचाप नहीं रखेंगे, उसको बता देंगे, सार्वजनिक कर देंगे। ये भी ऐतिहासिक होने वाला है हितेंद्र जी। मैं आपको अभी से बधाई देता हूं इस इतिहास बनने की, कि ये एक दिन नेता तय कर देंगे और वो अपने तक नहीं रखेंगे, वो आपको बता देंगे। देखो कितना आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे नहीं बना, तो भाई साहब, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी 2 महीने और नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जो एक्सटेंशन मिली थी उसके बाद से मेंबरशिप कैंपेन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा दल है, राजनीतिक दल है, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, हरियाणा का भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और उस नाते से हरियाणा के अंदर हम जिस प्रकार से बड़ी तेजी से मेंबरशिप कर रहे हैं, अभी 5 तारीख तक तो हमारी मेंबरशिप एक्सटेंड हुई है, इसके बाद सक्रिय सदस्य बनेंगे। और आपको मैं भी थोड़ा ज्ञान दे दूं कि जब हमारी सक्रिय सदस्यता पूरी हो जाएगी, इसके बाद हमारे यहाँ बूथ का गठन होता है। प्रत्येक बूथ का हम BLA 2 बनाएंगे, हम बूथ प्रमुख बनाएंगे और बूथ पालक यानी त्रिमूर्ति बनाएंगे। उसके बाद हम शक्ति केंद्र का प्रमुख बनाएंगे, उसके बाद हम शक्ति केंद्रों से मिलकर मंडलों का प्रमुख बनाएंगे, और मंडलों के प्रमुख से हम जिले का प्रमुख बनाएंगे। जिले के प्रमुख के बाद हम प्रदेश के जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष जब कोरम पूरा हो जाएगा, भाजपा की दृष्टि से 34 प्रदेश हम मानते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से यूटीज को भी एक एक प्रदेश बनाते हुए
हम 34 प्रदेश भाजपा की दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से मानते हैं, तो उन 34 प्रदेशों में जब आधा जमा एक यानी 18 प्रदेशों के जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा और उसके बाद कभी भी जो है वो मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। और मैं डेडलाइन देता हूं और मेरी डेडलाइन गलत नहीं होगी, आपको जनवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे। तो ये तो पहले से तय है, इसमें कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। मैं टाइमलाइन दे रहा हूं, इस टाइमलाइन में आपको पूरा हो जाएगा। जैसे श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो 23 जनवरी 2000 में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे उनसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीमान अमित शाह जी को 5 जनवरी को बनाया गया था। तो इस तरीके से लगातार हमारा तो एक क्रम है, हमारे यहाँ कयास की बात नहीं है। अब आप हमसे पूछेंगे हरियाणा का अगला चुनाव कब होगा, तो हम शेड्यूल बता देंगे आपको कि 2029 में होगा, फिर 2034 में होगा, फिर 2034 के बाद 39 में होगा। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से अगर सारे प्रदेशों का जो है 6-8 महीने पहले या बाद में होते हैं वो अलग विषय है। लेकिन इन्होंने एक और कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष की बात कही, इनकी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, ये कांग्रेस के 1-2 और प्रवक्ताओं ने मेरे सामने डिबेट में बोला है। अब मेरे सामने डिबेट में बोलना यानी फंस जाना। भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष जो है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक का इनका विधायक दल का नेता जब DK शिव कुमार और सीतारमैया जी के बीच में जंग चल रही थी, दिल्ली और बेंगलोर के बीच में जंग चल रही थी, उससे पहले हमने अपने नेता प्रतिपक्ष उस समय जो है बसवराज जी को बना दिया था, जो कि उसके बाद सांसद बनने से पहले जो है उन्हें R अशोक जी को हमने स्थानांतरण कर दिया था। तो हमारे यहाँ देर नहीं हुई थी, आपका नेता विधायक दल का नेता बनने से पहले हमने अपना विधायक दल का नेता यानी कि बाय डिफॉल्ट नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। तो केवल दुरुस्त कर लीजिए, बार बार शॉट इन द फुट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में 12 दिन बाद माफी चाहूंगा विधायक दल का नेता हुआ। तो चलो लगे हाथ इतने ज्ञानी हैं तो बता दें भाई, हिमाचल प्रदेश में कितने दिनों बाद हुआ था, राजस्थान में जब सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी झगड़ रहे थे, ठीक है, अलग अलग राज्यों में कहाँ क्या हुआ उसका मतलब नहीं, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से इतिहास ललित अरोड़ा जी रचा बीजेपी ने, तीसरी बार लगातार सरकार बना रहे हैं, वैसे इतिहास आपको ये है कि वैसे इतिहास आपको ये बन रहा है कि इतना लंबा समय आप लोग ले रहे हैं। उल्लेख किया कर्नाटक का, इन्होंने उल्लेख किया महाराष्ट्र का, मैं तो केवल इनको जवाब दिखा रहा हूं और जवाब में भी आईना दिखा रहा हूं। इन्होंने उल्लेख किया, मैंने नहीं उल्लेख किया। ठीक है ललित जी, इन्होंने कर्नाटका का और महाराष्ट्र का कर्नाटक में चुनाव कब हुए थे, इस तरह से कुछ नहीं बोलते रहे आप। ललित जी, कर्नाटक में नतीजे कब हुए थे, ललित जी बताएं आप फिर मेरे को। ललित जी, नतीजे कब घोषित हुए? ललित जी, मैं चर्चा यहाँ क्या कर्नाटक पे कर रहा हूँ, मैं क्या चर्चा यहाँ महाराष्ट्र पे कर रहा हूँ या कर्नाटक पे कर रहा हूँ या बीजेपी पर कर रहा हूँ कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, कब बनेगा। अरे जिम्मेदारी दी है आपको प्रदेश की जनता ने, बिना संगठन के आप लोग चुनाव में गए, आपस में लड़ते रहे, उसके बाद भी 37 विधायक और लगभग सत्ता पक्ष के बराबर के ही हिसाब से अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, आप भी बता रहे थे कि उतना ही वोट दिया है, तो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, उसको निभाइए। नेता विपक्ष चुनिए, आपके नेता कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि नेता विपक्ष को तो जल्दी चुनना चाहिए, लेकिन नहीं चुन रही पार्टी, क्यों आखिरकार इतनी देरी हो रही है? क्यों आपके नेता से जब राहुल गांधी से जवाब पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूं? बड़ा दल है, इनके भी देरी हुई है तो हमारी देरी तो इतना, हमारी देरी तो बहुत इनकी देरी हुई है। इन्होंने तो तीसरी बार सरकार भी बना ली ना प्रदेश में लगातार, आप तीसरी बार विपक्ष में क्यों बैठे? कौन, हम जी आप? हाँ, क्यों नहीं, ऐसा है एक राजनीतिक दल में 5 साल कुछ नहीं होते, एक व्यक्ति के लिए होता है 5 साल, बहुत बड़ा टाइम होता है। इनको तो वैसा ही सवाल बनाने की आता है, कोई फंसना, इतना इंसान है कि मेरे सामने कोई फंस ना जाए, क्या हो गई आप हमारे ऊपर क्या लगे हुए हो, हम आपके दबाव पे क्यों फंसेंगे, इसलिए फंसेंगे। और आप यहाँ डिबेट करने आए हो, हमारे पे दबाव डाल दे आए हो। मैं कहता हूँ कि आप कर्नाटक की डेट ऑफ इलेक्शन बता दीजिए तो आपने मुझे टोक दिया, कोई बात नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, दबाव नहीं डाल रहा हूँ सर, दबाव नहीं डाल रहा हूँ, आपसे जवाब मांग रहा हूँ। आपको भी पता है कि क्या चल रहा है पार्टी में, गुटबाजी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष आप पर यही आरोप लगा रहा है कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है। प्रदेश में सियासी गलियारों में भी चर्चा यही है कि आपसी गुटबाजी की वजह से फैसला नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप, इस तरह की बातें चल रही हैं कि हुड्डा साहब ये चाहते हैं कि नेता विपक्ष की कुर्सी नहीं मिले, उन्हें कोठी ना छोड़नी पड़े, इस तरह की बातें चल रही हैं। और जबकि ये भी बात चल रही है कि पार्टी आलाकमान तो ये चाहता है कि हुड्डा के अलावा किसी और पर भरोसा किया जाए, इसी वजह से देरी हो रही है। इस तरह की बातें चल रही है, उस पर जवाब मांग रहा हूं आपसे। जवाब
जवाब दे रहा हूँ ना, आपने 10-11 सवाल लाके मैं बताता हूँ आपको जी। ये आप कहते हो कि कोठी छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई भी नेता विपक्ष बनेगा और हुड्डा साहब नहीं तो कोठी तो सबकी छोड़नी पड़ेगी जी। कोठी कोई कांग्रेस का नाम है, कोठी एक व्यक्ति का नाम है जो लीडर ऑपोजिशन होता है। ठीक है। ये ठीक है, उसमें पार्टी के लोग आते जाते रहते हैं। अब दूसरा सवाल आपका है कि लेट हो रहा है। भाई लेट तो हम कह ही रहे हैं, हमारे अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा कि उसके कतिपय कारण है कि क्यों लेट हो रहे हैं। इसमें किसी विपक्षी को या सत्ताधारी को क्या दिक्कत हो सकती है? मैंने इसलिए उनका कोट किया था कि उनकी में देरियां हुई थी, इसमें उनको परेशानी क्या है? बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि हमारा लेट हो रहा है, हम तो चुनाव में कैंडिडेट भी लास्ट में डिक्लेयर किए थे। ये आलोचना का विषय किस लिए हो जाता है? आलोचना का विषय ठीक है, आलोचना का विषय किस लिए हो जाता है? अभी ओंकार जी भी हमारे साथ है इनेलो से। ओंकार जी छोटा सा 10 सेकंड का रिबटल दे दीजिए प्लीज। 10 सेकंड का रिबटल दे दीजिए। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि काफी समय हो गया। ओंकार जी भी इंतजार कर रहे हैं, राजेंद्र जी भी। देखिए मैं यही कह रहा हूँ सिर्फ 10 सेकंड जल्दी से बोलिए सर आप। हाँ। क्योंकि बार बार ललित अरोड़ा जी आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। ललित अरोड़ा जी प्लीज 10 सेकंड। ललित जी 10 सेकंड का उत्तर, सिर्फ केवल 10 सेकंड का। बार बार कर्नाटक का जिक्र आ रहा है, बार बार कर्नाटक का जिक्र आ रहा है, तो 10 सेकंड में एक फैक्ट रख दूं। नहीं, कर्नाटक को डाइवर्ट। वोटिंग हुई थी 10 मई 2023 को। नहीं एक बार हितेंद्र जी जवाब जाने दीजिए, ऑन रिकॉर्ड जवाब जाने दीजिए, केवल 10 सेकंड का जवाब है। 10 मई 2023 को वोटिंग हुई थी, रिजल्ट्स आए थे 13 मई 2023 को। भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंटरिम जो नेता प्रतिपक्ष है वो 27 मई 2023 को बसवराज बोम्मई जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको बना दिया था। लेकिन इन्होंने वहां पर विधानसभा का सत्र 1 महीने बाद किया था। इस कारण से 4 जुलाई ये गूगल पे लिखा आता है 4 जुलाई। वो हमारा कारण नहीं, वो आपका कारण है क्योंकि विधानसभा सत्र देरी से हुआ था। ठीक है, इसलिए टेक्निकली मैं कर्नाटक को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ रावल जी, माफी चाहूंगा सर, मुझे आगे बढ़ना होगा, चर्चा में आगे बढ़ना होगा। ओंकार जी भी इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी आप भी विपक्ष में हैं, आपके भी 2 सदस्य विपक्ष में हैं। विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया। विपक्ष के नेता की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, सरकार के साथ मिलकर के कई फैसले भी करने होते हैं। विधानसभा के सत्र की जो कार्रवाई होती है उसमें भी अपने उनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी वो मेंबर होते हैं। इस तरह की कई कमेटियों के सदस्य होते हैं। क्या लग रहा है कितना जरूरी है ये, और क्यों कांग्रेस की तरफ से इतना ज्यादा इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा अभी तक? ओंकार जी। हितेंद्र जी, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 दल होते हैं जी। सत्ता पक्ष सरकार चलाता है और विपक्ष उसके सरकार के कामों पर नजरसानी रखता है कि कहीं कोई फैसला इनका सरकार का जनता के विरुद्ध तो नहीं। देखिए है तो कांग्रेस का आंतरिक मामला जी, लेकिन क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है, जनता की आवश्यकताएं हैं और नेता विपक्ष का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जिनमें नेता विपक्ष का रोल भी होता है। इसलिए कांग्रेस को जल्द से जल्द ये चुन लेना चाहिए। और एक बात हो रहा है, बार बार एक ही प्रश्न उठता है कि कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव कर रही। कांग्रेस को चुनाव कर लेना चाहिए, हाईकमान को भी पता है, लेकिन ये क्यों नहीं कर रही इसके पीछे कारण है। और वो कारण मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मालूम है, हमें भी मालूम है। गुटबाजी, एक ही कारण है, गुटबाजी। इसी गुटबाजी की भेंट तो इस बार हरियाणा की सरकार चढ़ी, इसी गुटबाजी की भेंट तो इस बार हरियाणा की जनता की आकांक्षाएं चढ़ गई। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, इस बार जो चुनाव हुआ हमारी हवा नहीं थी। हमारी हवा तो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी ने, उनके जो नीचे उनके नेता थे उनसे संबंधित, उन्होंने ये कह के कहीं ना कहीं जनता ने में एक नैरेटिव सेट कर दिया कि इनेलो बीजेपी को नहीं हरा सकती। और हरियाणा में जो इस वक्त परसेप्शन था वो बदलाव का था, क्लियर कट बदलाव का था। सभी चैनल ये कहते थे, सभी प्रवक्ता ये कहते थे, सभी जितने विश्लेषक हैं सभी एक बात कहते थे कि हरियाणा में बदलाव है और बदलाव के बाद कांग्रेस आएगी। और हमारी जो 2 सीट आई है हमें उनमें संतोष है, हम अपनी कमियां देख रहे हैं और आगे कमियां पूरी करेंगे। लेकिन ये जो हरियाणा में हवा किसी की थी, सरकार किसी की बन गई, आगे 5 साल जनता और परेशान होगी बीजेपी से, बीजेपी की तानाशाही प्रवृत्ति से। जैसे इनके नेता, जैसे इनके प्रवक्ता बात करते हैं, इनसे जनता और परेशान होगी। उसका कारण है, उसका कारण 3 मूल कारण है। पहला, इनकी आपसी गुटबाजी कांग्रेस की, दूसरा इनका संगठन ना होना, तीसरा इनके नेताओं का आपसी बयानबाजी होना। और इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की कैंडिडेट खड़े करवा दिए थे हुड्डा साहब ने, ये कारण बने। आज
इनको नेता प्रतिपक्ष चुनाव करने में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देरी हो रही है क्योंकि हाईकमान को भी मालूम है अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा को साइलेंट किया तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। हो सकता है भूपिंदर सिंह हुड्डा अपना अलग गुटी बना ले, तो ये बड़ी स्थिति इनके लिए मुसीबत है। आप इनकी तरफ अगर बैठोगे तो आपको लगेगा भी इनकी समस्या बहुत गहरी है। उस गहरी समस्या के करके हरियाणा की जनता आज भुगत रही है। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता आज जो काम कर रहे हैं, ये कहते तीसरी बार सरकार आई, हमने इतिहास बना लिया। मैं मानता हूं जनमत का हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, जनमत को सैल्यूट करते हैं। जो तीसरी बार सरकार बनी उसमें कांग्रेस का हाथ है। अगर कांग्रेस सही तरीके से जन भावनाओं के अनुरूप चलती तो सरकार कांग्रेस की थी। ये सरकार जो एक्सीडेंटल सरकार मैं बोलूंगा, जो इन्होंने बीजेपी ने कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठा के बनाई। आज 5 साल अगर जनता दोबारा से दुख तकलीफ, इतने सारे दुख थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, पोर्टल प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, दुनिया भर की समस्याएं थी, HKRN, इन सब समस्याओं के होते हुए अगर बीजेपी की सत्ता दोबारा आई तो जनता भी आज अचंभे में है। जनता भी देख रही है, प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है कि ये हो कैसे गया। हो गया क्योंकि कांग्रेस के नेता बीजेपी से कहीं ना कहीं मिले हुए थे, क्योंकि आज का मुद्दा सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का है। तो मैं उम्मीद करूंगा, कांग्रेस से उम्मीद करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ये नेता प्रतिपक्ष को निर्धारित करे, एक नाम दे। ये तो बात पक्की है कि 37 में से होगा, 38वां तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन एक बात ये भी है ना, नेता प्रतिपक्ष अगर किसी का नाम नहीं होगा तो क्या 37 के 37 विधायक इस रोल को अदा करेंगे? पिछले 2014 से लेकर 19 तक नेता प्रतिपक्ष इनेलो का था, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। 19 में हमारी पार्टी डिवाइड हो गई, परिवार भी डिवाइड हो गया, इसकी वजह से हमारी मात्र 1 सीट आई। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का था, उस समय भी इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। क्या रोल अदा किया भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उस टाइम? किसानों की समस्याएं, कोरोना काल में समस्याएं, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, कितनी समस्याएं थी। किसी भी समस्या पर कांग्रेस ने कोई बढ़िया एक्शन नहीं लिया। विपक्ष का रोल एक विधायक होते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो पार्टी ने अदा किया। आज भी वही स्थिति है। ये विपक्ष में 37 MLA इनके, हमारे 2 हैं। और मैं पहले भी कहता हूं गारंटी से, हमारे 2 विधायक 88 विधायक पर भारी पड़ेंगे। आप देख लेना इस बार जो 70 हुआ, जो समस्याएं, जो मुद्दे जनता के इनेलो के विधायक ने उठाए वो किसी और ने नहीं उठाए। ठीक है, कांग्रेस तो सिर्फ एक चीज देखती है नाते विपक्षी दल के नाते आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप मुद्दे उठाएं, लेकिन सिर्फ ड्राइंग रूम। ठीक है राजेंद्र जाधव जी, किस तरह से देखा जाए इस फैसले ना लेने को, क्योंकि विपक्ष का नेता अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं चुना गया है, और जो रवैया है कांग्रेस के नेताओं के, जो बयान सामने आ रहे हैं नेता विपक्ष का चयन ना होने को लेकर के, जिस तरह की सफाइयां दी जा रही हैं कि क्या दर्द हो रहा है सत्ता पक्ष के नेताओं को, क्या दर्द हो रहा है दूसरे दल के नेताओं को कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया। यहां तक कि राहुल गांधी तो मजाक में कुछ भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखा जाए कांग्रेस के इस रवैये को, और कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का पद जो अभी तक नहीं चुना गया कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी पार्टी जब लोकतंत्र के मैदान में लोगों के बीच जाती है तो उसके कुछ नियम, कानून, संविधान, सारी व्यवस्थाएं होती हैं और वो फॉर्मलाइज करके ही चलाते हैं। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक नेता को ये जो है नेता, जनता इसके पीछे चल रही है, यही नेता हो गया। ऐसा नहीं होता। सिस्टम है पार्टी का, उसके संविधान भी है, नियम भी है, और लोगों के बीच में जो है आपको अपना फेस भी बना के रखना है, चेहरा बना के रखना है। तो सवाल ये है कि दूसरे दलों ने क्या किया और दूसरे राज्यों में क्या किया, क्या उनके साथ कुछ नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिविटी को फॉलो करना चाहते हैं। उस नकारात्मकता का उदाहरण देने का मतलब ये कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, तो हमने कौन सा गलत कर लिया। सवाल ये नहीं है, आपको उन दलों को नहीं समझाना, वो तो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो आलोचना भी करेंगे और आप उनकी आलोचना कीजिए। आप लोगों को मैसेज दीजिए कि हमारी पार्टी एकजुट है, मजबूत है। जैसे चुनाव के दौरान आप ये उम्मीद कर रहे थे कि हम पावर में आने वाले हैं, लेकिन क्या कारण रहे? अब सिर्फ एकमात्र ईवीएम तो कारण नहीं था, बहुत सारे बागी खड़े हो गए, गुटों में बटी हुई थी कांग्रेस। 1-2 नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले तो अपने समर्थकों को, जिनको उन्होंने टिकट दिया है, उनको ही उनके लिए प्रचार करने गए। तो ये सब बातें लोगों के बीच में पहुंचती हैं तो लोग क्या नोटिस लेते हैं। फिर बयान इस तरह के आउटस्पोकन हो गए कि हम तो जो है वोटों के अनुपात में जो है नौकरियां देंगे, जितने वोट हमें मिलेंगे 50 वोट पर 1 नौकरी, या पहले हम अपना घर भरेंगे
तो क्या पर्ची भेज देंगे मुख्यमंत्री को? तो ये मैसेज क्या गया? भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना चुकी थी कि पहले पर्ची खर्ची चलती थी, हम अब नहीं चलने दे रहे हैं, और फिर लोगों को लगा कि शायद पता नहीं वही राज आ रहा है। सवाल यह है कि आप देखिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, लोगों के बीच में क्या बोल रहे हैं। अरे आप अपना दूसरे दलों में क्या हो रहा है उसको छोड़िए, आप अपना जो है अपने अंदर की जो कठिनाइयां हैं उनसे उभरने का संदेश तो दीजिए और एकजुटता प्रकट कीजिए कि हम एकजुट हैं और बिल्कुल जनता जनादेश को ग्रहण करने के लिए तैयार है। ये मैसेज अगर आप नहीं देंगे और दूसरों को फॉलो करते रहेंगे कि आपके यहाँ तो ये हो रहा था, वो हो रहा था, जैसे वो कभी सरकार के कामकाज की बात चलती है तो वो उसी में उदाहरण शुरू हो जाते हैं कि आपके शासन था तब तो ये था। अरे भाई आपको जनादेश क्यों मिला है? वो कमियां दूर को देखते हुए लोगों ने जनादेश दिया है, तो आप तो उन कमियों को दूर कीजिए। तो सवाल यह है कि कर्नाटक का, राजस्थान का और उसका उदाहरण देने से, महाराष्ट्र का देने से मतलब क्या है? सवाल यह है कि आपको नेता प्रतिपक्ष देना है, लोगों के सामने एक चेहरा प्रस्तुत करना है, करिए, किसी को भी कर दीजिए जो आपको उचित लगता है। आपके पर्यवेक्षक जब सर विधायकों की राय लेकर चले गए और एक प्रस्ताव भी पारित हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंप दी, फिर इसके बाद क्या बचता है? फिर पहले तो ये था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद हो जाएगा, तो महाराष्ट्र चुनाव निबट चुके हैं, फिर बैठक भी हो चुकी खड़गे जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, उसमें फैसला हो गया, उसमें गुटबाजी को लेके नसीहत भी दी गई। सवाल यह है कि कुछ बातें तो ये कह दी जाती हैं, ये तो मीडिया की उपज है, कोई गुटबाजी नहीं है, या ये फलाना विरोधी इस तरह से करते हैं। कभी भी जो है, जो ऑफिशियली कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हरियाणा का, उसके कार्यक्रम में दूसरे गुट के नेता कभी शामिल नहीं थे, ये तो खुले में ही दिखाई देता है। और भी कई तरह की बातें हैं, कोई चुनाव प्रचार में नहीं जा रहा, कोई कुछ और बयान दे रहा है। ये सब देखने का है कि आपको कांग्रेस को मजबूत रखना है कि नहीं रखना। भारतीय जनता पार्टी ने तो आपके सामने एक चैलेंज प्रस्तुत किया है कि हम जो है भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत, उसका वो जो नारा दिया हुआ है, तो आपको उसको अगर नारे को जो है नाकाम करना है तो आप अपने आप को मजबूत कीजिए। अभी कुछ कह दिया जाए तो फिर वो जो है किसी को कुछ भी कह दिया जाएगा। सवाल यह है कि आप समझो, स्वीकार कीजिए कि चुनौतियां क्या है, जिम्मेदारियां क्या है और लोगों के बीच में हमारा चेहरा क्या होना चाहिए, ये कांग्रेस को तय करना चाहिए। लेकिन जादौन साहब क्या मान रहे हैं आप, क्या वजह है देरी की? क्या वाकई जो जिस तरह की बातें सियासी गलियारों में चल रही हैं कि हुड्डा साहब नहीं चाहते कि नेता विपक्ष कोई और बने और पार्टी आला कमान ये चाहता है कि कोई और ही नेता विपक्ष की जिम्मेदारी किसी और को ही दी जाए, लेकिन कश्मकश ये है कि फिर हुड्डा साहब कुछ गड़बड़ ना कर दें? क्या आप भी इसी बात को मान रहे हैं कि यही कारण है नेता विपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, राजनीति में कई चुनौतियां होती हैं और कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि मैं जो है डाउनग्रेड हो जाऊं। अभी जो है कांग्रेस अगर मैन अपोजिशन पार्टी है, प्रिंसिपल पार्टी है, तो उसमें सबसे बड़ा पद तो नेता प्रतिपक्ष का ही है, क्योंकि वो इतने विधायकों को लीड करेंगे, 37 विधायकों को लीड करेंगे। तो हुड्डा साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि वो मैं बना रहा हूं नेता प्रतिपक्ष? अब ये तो आला कमान को देखना है कि क्या परफॉर्मेंस है, पार्टी को किस तरह से यूनाइट रखना है और पार्टी को किस तरह से ताकतवर रखना है और पार्टी को किस तरह से संघर्षरत रखना है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त दल से जो इतना माइक्रो मैनेजमेंट करती है उसका मुकाबला कैसे करना है। अब आप जो है फिर क्या देते, ऐसा है अभी जो चुनाव के दौरान भी ये बात हो रही थी कि चुनाव आते आते हमारी जब संगठन की जिले की इकाइयां बन जाएंगी, वो क्यों नहीं बनी? सवाल यह है कि गुटबाजी का बहुत बड़ा प्रेशर है। हो सकता है कि नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ये सोचता हो कि भाई ये दबाव जो है कुछ हल्का होने दो या कुछ और हो, वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सवाल यह है कि आपको आपके अंदर वो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कि आप गुटों को जो है नियंत्रित कर सकें, बयानबाजी को नियंत्रित कर सकें। फिर चुनाव परिणाम के चुनाव परिणाम आने के बाद आप कहें क्या ये तो नेताओं ने अपने निजी हित पर ज्यादा ध्यान दिया और पार्टी हित पर नहीं ध्यान दिया, उससे क्या मतलब है? सवाल यह है कि आप पहले ध्यान रखिए, बाद में समीक्षा में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये है। बिल्कुल। ललित अरोड़ा जी, देखिए सवाल आपकी तरफ से भी, आपके नेताओं की तरफ से भी अब यही कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा गया है। एक प्रस्ताव पास कर दिया गया था पिछली 18 तारीख को, जब सरकार का गठन हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट ने जब शपथ ले ली थी, उसके बाद बैठक हुई, प्रस्ताव छोड़ दिया गया आलाकमान के लिए। लेकिन फिर ये बात कही जाने लगी कि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, आलाकमान वहां व्यस्त है। लेकिन अब तो कोई व्यस्तता भी नहीं है। अब भी अगर फैसला नहीं हो रहा है तो आला कमान पर सीधे सीधे सवाल उठ रहा है, क्या नेतृत्व क्षमता की कमी है? क्या इन गुटों को, इन धड़ों को, जो तमाम बातें सामने आ रही है गुटबाजी की, क्या इनको काबू में करने की क्षमता नेतृत्व में नहीं है, आला कमान में नहीं है? क्योंकि पिछली बैठक में भी इस तरह की बातें सामने आई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं को नसीहत तक दी है कि गुटबाजी की वजह से नुकसान हुआ। क्या यही कारण है नेता विपक्ष का अभी तक चयन नहीं हो पा रहा है? ललित जी, जब हमारा
राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीहत दे रहा जी। है तो आप कहते हैं कि वो कमजोर है राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उधर से तो आप कह रहे हो नसीहत भी दे रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी हरियाणा में ट्रांजिशन स्टेज से चल रही है, निकल रही है, और यहाँ पे रिवैम्पिंग बड़े लार्ज स्केल पे होगी। अब अचानक से उसका कई चीजें मनन करते करते रह जाती है। एक मीटिंग में 4 घंटे मीटिंग हुई। हम ये भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर में नेता प्रतिपक्ष के अलावा पहले तो शांति स्थापित हो, और उसमें काफी दिन लग गए हैं, लेकिन सबको समझा दिया गया। अब ड्रास्टिक एक्शन लेने का समय भी था, इस दौरान नहीं लिया गया। अंदर की चीजें बहुत है। आप देखिए, जो आपकी परेशानी है तो हमारी परेशानी तो उससे बहुत ज्यादा है। एक समुद्र सतह से शांत रखता है, लेकिन अंदर कितने अंडर करंट है ये हमें पता है। और लेकिन क्या वो एक प्रवक्ता ये बातें यहाँ टेलीविजन पे डिस्कस होगा क्या? वो जब मैं ऐसा कहता हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। 56 साल हमने इस देश पे शासन भी किया है, बहुत से विकास के कार्य भी बहुत कुछ किया है। और पार्टी एक स्टेट के अंदर में कोई एक्शन लेना चाहे तो ऐसा नहीं है कि हम डिक्टेटर हैं, अरे तुम दोनों को बाहर निकालो है और पार्टी में ये, ऐसा नहीं हो सकता ना। संसद हमने बनाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। नहीं, पार्टी से कुछ नेताओं को बाहर निकाला भी जा रहा है ललित जी, पार्टी से कुछ नेताओं को बाहर निकाला भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये, आप मान भी रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं कि पार्टी में कुछ घमासान है, आंतरिक चीजें हैं जो चल रही है। निकालने की बात नहीं, आपने बीच में टोक दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि डिक्टेटरशिप से हम लोगों को नहीं निकालते, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन होगा, ये मुझे पक्का पता है। ठीक वो है, जल्दी होने वाला है। अब सारी चीजें यहाँ मैं कैसे डिबेट में आपको बता सकता हूँ? ठीक है, आप सारी चीजें मत बताइए, अंदर की बातें मत बताइए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि कम से कम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है, और जो तमाम बातें आप लोग उठाना चाहते हैं, बिना नेता विपक्ष के कैसे मजबूती के साथ मुकाबला कर पाएंगे सत्ता पक्ष का? नहीं, पहले हम अपने हालात ठीक करेंगे। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष जो भी नेता का है वो बाद में, उसके बाद डिसाइड होगा, मैं बता दूँ। यानी कि आंतरिक जो परेशानियां हैं कांग्रेस में, उसको आप मान रहे हैं उसी वजह से देरी हो रही है? नहीं, जो उसमें हमारा जो डिस्कशन पे पेपर तैयार हुआ है, पहले उस पे एक्शन होगा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष होगा। ये 2 दिन का फर्क नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कब डिसाइड होगा कि कौन क्या बनेगा, कैसे रहेगा, ये अभी नहीं बताया जा सकता, टाइम लगेगा। यानी अभी और टाइम लगेगा, अभी और इंतजार करना होगा। विदुर रावल जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीजें की जाती है उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कई चीजें ऐसी होती हैं सत्ता पक्ष की तरफ से जो जनहित में नहीं होती है तो विपक्ष सवाल उठाता है। अभी भी तरह तरह की बातें तो कही जा रही है, लेकिन वो मजबूती विपक्ष में दिखाई नहीं दे रही, इतना मजबूत होने के बावजूद भी, 37 सदस्य होने के बावजूद भी। देखिए, संख्या से व्यक्ति मजबूत नहीं होता। मैंने जब चुनाव का पहली बार विश्लेषण किया था 8 तारीख को, जिस दिन मैं आपके चैनल पर था, अनेक चैनलों पर था, मैं उस दिन से कह रहा था ये 37 विधायक कांग्रेस के लिए मुसीबत है। इसकी बजाय अगर 3 रह जाते तो शायद कम मुसीबत होती, 13 रह जाते तो कम मुसीबत होती। ये 37 विधायक कांग्रेस की स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीकनेस है, और ये आपको अगले 5 साल में दिखता रहेगा। मेरी बात विंडिकेट होती रहेगी। आप बार बार कहेंगे कि विदुर रावल ने ठीक कहा था। ये आने वाले समय देखिएगा आप किस प्रकार से। लेकिन अभी जिस प्रकार से बहानेबाजी की बात हो रही है, ये लगातार चल रही है। अब तक ये कहा जा रहा था कि हमारे नेता जो हैं महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी हैं। अब महाराष्ट्र का चुनाव भी हो गया, चुनाव हुए 12 दिन भी हो गए, वहां कल स्वेरिंग सेरेमनी भी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो नेता बिजी होंगे इस दौरान। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान अपनी सरकार भी बना ली, और सरकार बनने से पहले जो है हमने जो एक एक करके वादे किए थे, हमने वो वादे भी पूरे कर लिए। किस प्रकार से हमने कहा था कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे, हम आते ही उस दिन जो है शपथ ग्रहण करते ही हम 25,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, नौकरियों के अपॉइंटमेंट देंगे। हमने दे दी। हमने कहा था कि हमने महिला सशक्तिकरण के काम करने हमने किए। हमने एक के बाद एक 2 बार जो है विधानसभा की सीटिंग कर दी, एक सत्र पूरा कर दिया। लेकिन ये लोग नहीं तय कर पाए। ये लोग कभी कहते थे आज यहाँ व्यस्त है, वहां व्यस्त है। अब तो महाराष्ट्र में भी जो कुल खिलाकर आया है इनका नेतृत्व, वो भी देश देख रहा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लगभग भारतीय जनता पार्टी इनसे 8 गुना अधिक सीट लेकर आई है।
ये केवल 16 सीटों पर सिमट गए महाराष्ट्र में। इतनी मेहनत की राहुल गांधी जी ने, इतनी मेहनत की मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कि ये 8 सीटों, माफी चाहूंगा 16 सीटों पर जो है सिमट गए। लेकिन ये केवल बहाने हैं। ये इनएविटेबल जो होता है कांग्रेस उसको टालती है, क्योंकि कांग्रेस जो है उसकी नीति रही है छल कपट और झूठ की। वो छल कपट और झूठ के सहारे राजनीति करते हैं, वो सबको बहकाते हैं, ये अपने लोगों को भी बहकाते हैं। कांग्रेस से आप बार बार पूछते थे कि आपका संगठन क्यों नहीं बन रहा। ये इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि एक नेता 4-4, 5-5 लोगों को, अपने जो लोग हैं उनको बेवकूफ बना के रखता है। उनको कहता है तुझे जिलाध्यक्ष बनाऊंगा, तुझे जिलाध्यक्ष बनाऊंगा, तुझे। तो अगर एक को बना दिया तो 3 तो नाराज हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से टिकटों की जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, आप रोज पूछते थे कि भाजपा ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आप क्यों नहीं कर पा रहे। ये आखिरी समय में भी, उस समय भी जब नॉमिनेशन हो का आखिरी दिन था, उसमें भी चंद घंटों पहले जैसे डाक कावड़ वाली रेस लगवाई जाती है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया। क्योंकि एक नेता ने, और विशेष रूप से इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बहुत सारे लोगों को बहका रखा था। उनमें से एक नेता तो ऑन रिकॉर्ड यहां पर आए, उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे तक, मैं जगाधरी की बात कर रहा हूं जो आम आदमी पार्टी से बाद में चुनाव लड़े, चौधरी आदर्शपाल, उन्होंने ऑन एयर आकर बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आखिरी बात रात को 11 बजे हुई, और रात को 11 बजे तक भी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि आपकी टिकट है, लेकिन 2 बजे तक होते होते टिकट किसी और की कर दी, जानबूझकर, ताकि उनको वंचित किया जाए चुनाव भी लड़ने से। ये झूठ के सहारे लड़ने वाले लोग हैं। ये ईमानदारी, सच और सत्यता की जो तपिश है उस पर चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर उसके बाद जो है कहते हैं अच्छे से सोच समझ के नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। चलो देख लेंगे अच्छे से सोच के नेता प्रतिपक्ष बनाने वाली इनकी बात भी, कि कहां से धरती खोद कर किसको बनाने वाले हैं, जो इतनी मंथन करने के बाद, इतना चिंतन करने के बाद, समुद्र मंथन चल रहा है इनका, उसको देख लेंगे। लेकिन अभी जो हमारे साथी, इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी ने कहा, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कही। सर जितेंद्र जी, बहुत दिलचस्प बातें कही उन्होंने कहा कि विपक्ष का रोल अभय सिंह चौटाला ने जैसा निभाया था वो अकल्पनीय था। 2014 से लेकर 19 तक अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे। इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस को पिछाड़कर हरियाणा का विपक्ष जो है संभाल लिया था। जैसे सत्ता तो हरियाणा की जनता ने भाजपा को दी हुई है। तो उसके बाद चुनाव जो 2019 में हुए, 1 सीट पर आ गई थी इंडियन नेशनल लोकदल। इतना जबरदस्त काम किया था अभय सिंह चौटाला ने। फिर इन्होंने एक और बात कही कि ठीक है, 19 से लेकर 24 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार नहीं थी, एक विधायक था, लेकिन उस एक विधायक ने भी जो है ना विपक्ष की ऐसी जबरदस्त भूमिका निभाई कि जनता देखती रहेगी। और जनता ऐसा देखती रह गई कि 90 में से केवल 1 सीट पर जहां सिमट गए थे, उसको अपना दुर्ग, अपना किला कहते थे। और आपने खुद हितेंद्र जी चुनाव को, एलनाबाद के चुनाव को कवर किया है, उसको ये कहते थे हमारा गढ़ है। और वहां से भी 15,000 वोटों से हार कर आए। जनता ने कहा नहीं भाई, ऐसा नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चाहिए, इनको विधानसभा में भेजने लायक नहीं समझा। ऐसा इन्होंने जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं हितेंद्र जी, एक बार और बात पूरी कर रहा हूं। अभी ये साथी यहां पर बैठकर वही मुद्दे जो जनता ने नकार दिए, जनता को तो लाभ मिल रहा है फैमिली आईडी से, लेकिन ये कह रहे हैं हाय जनता की समस्या हो गई, हाय दुख हो गया, हाय परेशानी हो गई। और ये परेशानी मैं मानता हूं कि ऐसा तो नहीं कि आपकी डिबेट में याद आया होगा, इन्होंने तो चुनाव लड़ा ओंकार सिंह जी ने, अपने क्षेत्र में भी ये समस्या सारी बताई होंगी। ये जो यहां पर डिबेट में बता रहे हैं, अपने क्षेत्र में तो ज्यादातर लोग इनको जानते होंगे, इनका बचपन भी निकला, इनके मित्र प्यारे होंगे। 2% वोट आई थी ओमकार सिंह को, 2% वोट 2863 वोट आई है ओमकार सिंह को। अंबाला कैंट में 4थे नंबर पर आ, 3रे नंबर पर भी नहीं रहने दिया, दूसरे पर भी नहीं रहने दिया। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। 2% वोट दिया केवल अंबाला कैंट में। हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और कांग्रेस की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। वर्तमान की बात कह रहा हूं हितेंद्र जी, कि वर्तमान में ये जिनको ये समस्या मानते हैं, जनता उससे खुद को रिलेट नहीं करती। हाँ ठीक है, हो सकता है शायद इसीलिए आप सरकार में है, इसीलिए आपको पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन ओंकार जी का मानना यह है कि कांग्रेस ने आपको, हाँ हो सकता है इसीलिए आप सत्ता में है। लेकिन ओंकार सिंह जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको जिता दिया, कांग्रेस की हार हुई है। ठीक तय करेंगे, उनको जनता में लेकर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ललित जी आप कह रहे थे मजबूत नेतृत्व की बात आप कर रहे थे।
एक बार वो 0.85 ठीक है विदु जी, विदु जी ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास, समय रहेगा तो मैं फिर आऊंगा आपके पास। लेकिन ललित जी, सवाल यहाँ पर मजबूत नेतृत्व का है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व मजबूत है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपसी जो हलचल है उसको आप शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे समझा जाए कि आपका नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो आपसी हलचल भी शांत नहीं कर पा रहा है, नेता विपक्ष का चयन भी नहीं कर पा रहा है, और अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी तो और इंतजार करना होगा? नहीं देखिए, जब मैं दूसरे दलों की बात करता हूं तो आपको उस पर करा दे, इन्होंने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा, चलो उसको भी छोड़ दो। ये जो 270 में आके सबसे पिटाच करने लगे हुए हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छल कपट की राजनीति करती है। क्या आप यही शब्द रहिए डिबेट में और आप उसको एज एंकर नहीं रोकोगे? आप मुझे ये बताइए, चौकीदार चोर का नारा क्यों लगा था? क्योंकि राफेल की मतलब क्या हुआ था, क्या प्राइस था और कितने में खरीदा था? क्योंकि उस नारे के लिए कान पकड़कर राहुल गांधी ने माफी मांगी लिखित में। इस नारे के लिए कान पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, कान पकड़कर लिखित में माफी मांग के आए थे शहजादे आपके, कान पकड़कर। झूठ की इसी को कहते हैं झूठ की राजनीति। अगर ये बोलेंगे मैं यूपी नहीं करोगे डिबेट में पता तो होना चाहिए चौकीदार वाले नारे पर। ललित जी, सुप्रीम कोर्ट ने ललित जी, वो आप जो आरोप लगा रहे हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने जो आरोप लगाया आपने उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बोला छल कपट की राजनीति करती है, हाँ। इनके प्रधानमंत्री को 15 लाख देंगे, तो छल कपट तो है ये। आदर्श पाल को झूठ क्यों बोला आपने? आदर्श पाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झूठ क्यों बोला कि आपकी टिकट हो रही है? 15 लाख तक रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में क्या बदल गया? ललित जी, इस तरह की बातें क्या आपके नेता नहीं करते? आप ही के नेताओं के लिए आपस में एक दूसरे पर जो बयानबाजी चलती है जिसका नुकसान आपको हो रहा है, क्या ये पार्टी में स्थिति नहीं बनी हुई है क्या? ललित जी, मेरा सवाल आपसे ये था, मेरा सवाल ये था ही नहीं आपसे छल कपट पर या इस तरह की बातों पर, मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल तो ये था कि मजबूत नेतृत्व अगर है, ललित जी ठीक है, आप कर दीजिए ना, आपने कहा, उन्होंने जवाब दे दिया उसका। अगर आप भी इसी तरह से आपस में उलझना चाहते तो उलझते रहिए, इससे कोई फायदा थोड़ा ही है। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा ये सवाल था कि अगर आपके नेताओं में आपसी हलचल जिसको आप कह रहे हैं, आपसी कलह जिसको या गुटबाजी जिसको कहा जा रहा है, अगर उसको शांत करने में इतना समय लग रहा है, 2 महीने बीत गए हैं, बीच बीच में बातें कुछ और आती रही लेकिन असल में बात कुछ और ही निकल रही है, महाराष्ट्र झारखंड का बहाना सामने आता रहा, लेकिन बात तो ये है कि आपस में हलचल चल रही है, आपस में गुटबाजी चल रही है, उनको ही शांत नहीं अगर कर पा रहा है नेतृत्व, तो फिर कैसे नेता विपक्ष का चयन हो पाएगा? इसका मतलब तो ये समझा जाए कि बजट सेशन भी बिना नेता विपक्ष की हो जाएगा। नहीं, आप ये कह रहे हो कि हमने महाराष्ट्र और जो चुनाव थे झारखंड वगैरह बाकी स्टेट में वो बहाना था, एक्चुअल चुनाव थे ही नहीं। ये तो आप कह रहे हैं सर, ये तो आपने कहा, अभी आपने कहा इसी चर्चा में कहा कि आपस में हमारे जो आया हुआ उसको शांत करने में लगे हुए। अरे चुप रहिए भाई, बीच में मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारा जो नेतृत्व झारखंड में एक भी रैली इन्होंने बड़ी की हो तो बता दो। विधु रावल जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर जी। ललित जी जवाब दीजिए अपना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा हाई कमांड रैली करे या ना करे, आपको क्या तकलीफ? ठीक है, मैंने उनको रोक दिया ना सर। ललित जी, मैंने उनको रोक दिया ना, आप जवाब दीजिए अपने सवाल। रोक दिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से सवाल तो पूछ रहे हो लेकिन बीच में रोकते भी जा रहे हो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा नेतृत्व बिजी था, इसका फैसला चेयरपर्सन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी, इन तीन के इन्होंने मेन रूप से इन्होंने भेजा था। बीच में हमारे संगठन महासचिव भी है, ठीक है। अब वो देरी, मैंने आपको देरी के कारण भी बता दिए। आज रोज यही चर्चा चलेगी फिर कि भाई इन्होंने नेता प्रतिपक्ष डिक्लेयर नहीं किया तो गुनाह हो गया क्या? नहीं हुआ, किसी कारण से आपको बता दिया। नहीं, आपको नहीं लगता कोई गुनाह हुआ है ललित जी? गुनाह ही तो है। हरियाणा को आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हैं ललित जी? लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हैं आप? एक सत्ता पक्ष का पहिया, एक विपक्ष का पहिया, तब सरकार चलती है, तब लोकतंत्र चलता है। अगर नेता विपक्षी नहीं होगा सदन में, संविधान में लिखा है ललित जी, संविधान में कहीं लिखा है अपोजिशन होगा? ललित जी, संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, बार बार संविधान की बात करते हैं। क्या आप ये बता दीजिए ललित जी, आप ये बता दीजिए कि जब सरकार नीतियां करती है, कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां करती है, क्या उसमें नेता विपक्ष की भूमिका नहीं होती? क्या विधानसभा की कई कमेटियों में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती? कई जगह ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, ऐसे महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से जो लिए जाते हैं उसमें नेता विपक्ष की भूमिका नहीं होती। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ खड़ी होकर क्या कह रही थी? ये तो ले लेंगे ये 37 में से, उसमें क्या दिक्कत है अगर नेता विपक्ष नहीं दिए तो?
यानी आपको नेता विपक्ष की कोई अहमियत नहीं लगती, ये मान करके चला जाए कि अगले 5 साल ऐसे ही बिना नेता विपक्ष के आप लोग अपने पार्टी को चलाते रहेंगे, ऐसे ही विपक्ष में बैठेंगे? हमारे मजबूरियां नहीं बना पा रहे, मजबूरियां इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है। जितेंद्र जी, हाँ विदुरावल जी जवाब दीजिए जल्दी से, जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं फिर ओंकार जी जितेंद्र जी छोटा सा जवाब जी। देखिए आज ही वैसे ये ठीक कह रहे हैं टेक्निकली कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो संवैधानिक पोस्ट नहीं होती, वो 1977 के बाद एक रूल्स ऑफ द हाउस जो है उसमें एक पद निकाला गया था, लेकिन हमने हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट का रैंक दिया हुआ है। हमने आकर 2014 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को हमने यानी दूसरी पार्टी के नेता को भी हमने सम्मान दिया और कैबिनेट का दिया, और हम चाहते हैं उनकी भी सकारात्मक भूमिका हो। लेकिन खुद आज प्रियंका वाड्रा जो है अपने भाई लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ आज गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक होता है, संवैधानिक पद होता है और उनको हर जगह जाने की अनुमति होती है, उन्हें संभल में जाने से क्यों रोका जा रहा है, इस प्रकार की बात कर रही थी। और उनका प्रवक्ता यहां पर टीवी पर बैठकर कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जरूरत क्या होती है। अब ये प्रियंका वाड्रा और ललित अरोड़ा आपस में बीच में तय कर ले फोन करके कि भाई नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती है या वो संवैधानिक पद होता है, उनको जाना चाहिए, उनका रोल होता है या नहीं होता है, ये आपस में तय कर ले। मैंने ये बोला कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद नहीं है, ये क्या बोलने जा रहा है अभी? नहीं ललित जी आप नहीं बोला कि संविधान में कोई पद नहीं है, लेकिन प्रियंका वाड्रा तो कह रहे संवैधानिक पद होता है, प्रियंका वाड्रा तो कह रही संवैधानिक पद होता है। ठीक है, प्रियंका वाड्रा तो कह रही है संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद है, संविधान पढ़ाओ, प्रियंका वाड्रा को कोई संविधान पढ़ाओ, प्रियंका वाड्रा को कोई संविधान पढ़ाओ, ललित अरोड़ा जाकर प्रियंका वाड्रा को बताओ। ठीक है ओंकार जी, कांग्रेस के लिए तो मजबूरी है कि वो नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं। ओंकार जी कुछ नहीं पता बोलना कैसे है? जी जितेंद्र जी ओंकार जी आपने सुना, ललित जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो मजबूरी है, हम नहीं चुन पा रहे, लेकिन क्या गुनाह कर दिया? वो तो कह रहे हैं कि क्या गुनाह कर दिया, नेता विपक्ष ही नहीं चुना हमने। ललित अरोड़ा जाकर प्रियंका वाड्रा की मदद करो। ठीक है विदुरावल जी, विदुरावल जी ओंकार जी बोलो। संविधान की ट्यूशंस दो जाकर, आज ही ताजी बात है। अरे हम बहुत कुछ है, तुम सावंतवादी सोच के विदुरावल जी ठीक है, हम अपने दम पर राजनीति करते हैं। विदुरावल जी, किसी की चापलूसी कर विदुरावल जी आपने अपने मौके पर बोला, आपने अपनी बारी में बोला, विदुरावल जी आपने अपनी बारी में बोला, हम मेहनत से बने हुए लोग हैं, हम कोई राजशाही खानदानी के लोग नहीं है विदुरावल जी की चाटुकारिता करते हो। विदुरावल जी व्यक्तिगत नहीं होना इस चर्चा में। मुझे वाड्रा से ज्यादा पसीना बहाया होगा जमीन पर। विदुरावल जी ये बात कर रहे हैं, विदुरावल जी माफ कीजिए, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। हमारा विदुरावल जी क्या आप चाहते हैं मैं आपको म्यूट करूं? ललित जी मैं विदुरावल जी को खुद टोक रहा हूं। ललित जी अब आप ऐसे बोलेंगे? कौन है मैं बता रहा हूं, हम कौन है? ललित जी और विदु जी मैं आप दोनों को म्यूट कर दूंगा, माफी चाहता हूं, आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलता है। ओंकार जी को मौका दिया गया, ओंकार जी को बोलने दीजिए। ओंकार जी जितेंद्र जी ये क्या सिस्टम है? देखिए पहले कांग्रेस का प्रवक्ता बोला, फिर बीजेपी का बोला, आपने फिर कांग्रेस को चांस दे दिया, फिर दोबारा बीजेपी को दे दिया। ठीक है, आपका मताधिकार, आपका अपना अधिकार है, विवेकाधिकार है, लेकिन ऐसा भी तो ना कीजिए। अगर हमारे को बुलाया है तो बोलने का चांस तो दीजिए। बिल्कुल आपको चांस दे रहा हूं, उनको रोक दिया मैंने। नहीं जितेंद्र जी देखिए कुछ तो देखिए ना, आप कितनी देर होगी? मैं पहले 20-22 मिनट पहले इंतजार किया, अब भी मैं बैठा हूँ और आप उन दोनों से पूछे जा रहे हो, मैं बैठा हूँ क्योंकि या तो मेरे को ना ही बुलाइए। बिल्कुल देखिए क्योंकि मुख्य विपक्ष चुनने का मौका कांग्रेस को मिला है, इसलिए कांग्रेस से ज्यादा सवाल पूछना बनता है, इसीलिए उनसे ज्यादा सवाल पूछेंगे। लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता जवाब दे रहा है और बीच में बीजेपी का प्रवक्ता कैसे उछल रहा है, ये तो देखिए आप। ठीक है, ये क्या कोई सब्जी मंडी तो नहीं है? हाँ। और देखिए बीजेपी का प्रवक्ता, आज मुद्दा है सीएलपी लीडर का, मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष का, क्यों नहीं चुना जा रहा, क्या दिक्कत है? और ये कह रहे थे ओंकार सिंह को इतनी वोट मिली, चौथे नंबर पे आया। भाई मैं जनमत का स्वागत करता हूँ, मैं चौथे नंबर पर आया, क्या दिक्कत है उसमें? कभी हरियाणा के अंदर बीजेपी की 2 सीट होती थी और किसी स्टेशन पर इनको 100 वोट, 50 वोट, 500 वोट मिलती थी। क्या वो जमाना भूल गए? आज ये आसमान की तरफ छूटने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? और मुद्दा ओंकार सिंह पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मेरे मुकद्दर में जितनी वोट थी मेरे को मिली, मैं इसको डिनाई तो नहीं कर रहा, मैं चौथे नंबर पे आया। ठीक है, चौथे नंबर पे आया, इसमें इस व्यक्ति को, इस बड़बोले व्यक्ति को क्या दिक्कत? और दूसरी, आज एक नेता प्रतिपक्ष की बात कहें तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जिम्मेवारी है। गलत हो रहा है सर, आपने कांग्रेस की जिम्मेवारी है व्यक्तिगत तरीके से जिस तरह के सवाल उठाए उसका जवाब दे रहे हैं, इसमें क्या गलत हो रहा है? लेकिन आज
लेकिन आज बीजेपी के गलत ये हो रहा प्रवक्ता है कि जिस इन्होंने तरह सब से शुरू इनके किया अंदर था, घुस चुके इन्होंने हैं, प्रॉपर्टी आईडी इनको की मैं बात शुरू बताना की चाहता हूँ, थी, इन्होंने फैमिली आईडी की बात शुरू की थी, इन्होंने वही पेपर की बात अर्जुन था, शुरू वही की थी। गांधी था, गोपियां भीले ले गए थे। ये वक्त वक्त की बात होती है। आज ये जिस तरह से ऊपर ऊपर उठ के बोल रहा है, वो समय भी आएगा, नहीं, आपके ओंकार जी, इस चैनल तरीके पे भी से आप आएगा, बात नहीं कर सकते वो हैं। समय भी आएगा जब ये हाँ, व्यक्ति ठीक है, बोल भी नहीं पाएगा। ऐसी भाषा का कम से कम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, वो जिस तरीके से बोल रहे थे। ठीक है, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए लगातार, राजेंद्र जादव जी। राजेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी तो मजबूरी है, हम नहीं चुन पा रहे हैं, तो क्या समझा जाए अब, और कितना इंतजार कांग्रेस की तरफ से करना पड़ सकता है? क्या कांग्रेस की मजबूरियां समझे जाए? क्या बजट सेशन से पहले नेता विपक्ष मिल जाएगा क्या हरियाणा को? क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, अब हम तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस को अपनी मजबूरियों से ऊपर उठना चाहिए और उसको सबको मिलकर जो है काम करना चाहिए उसके लिए। अब ये कि संगठन को लेकर भी यही चलता रहा पहले भी। वो कई बार उन्होंने कहा कि हमने तो भेज दी लिस्ट बना के जिलाध्यक्षों की, और वो एक बार ये भी आ गया कि प्रभारी दीपक बावरिया ने रोक ली वो लिस्ट और राहुल जी तक नहीं पहुंचाई। तो ये क्या हो रहा है? प्रभारी जी का काम क्या है? पार्टी को आगे बढ़ाना या रोक के रखना? प्रभारी जी को एक मैसेज मिल गया कि 14 सीटों के ईवीएम में गड़बड़ हुई है और आप हारने जा रहे हैं, तो वो मैसेज कई दिन तक वो दबाए रखे, फिर बाद में उन्होंने निकाला। अरे भाई, वो मैसेज आया तो इमीडिएट हल्ला मचना चाहिए था कि ये 14 सीटें जो है हम हार रहे हैं क्योंकि ईवीएम हैक हो गई। तो ईवीएम का महा मसला है, लेकिन पार्टी में भी तो कई कमजोरियां मौजूद हैं। आप कार्यकर्ताओं, देखिए, बड़े लेवल पर विश्लेषण हो रहा है कि महाराष्ट्र और कांग्रेस सब जगह जो है बजाय कार्यकर्ता पर डिपेंड करने के रणनीतिकारों पर निर्भर कर रही है। तो ये बजाय रणनीतिकारों के कार्यकर्ताओं पर आना चाहिए। कार्यकर्ता सक्रिय रहे, आप जिले की इकाइयां बनाइए, आपके आंतरिक दृष्टि से वो जिले की आपकी सरकार है, पार्टी की आंतरिक सरकार है। वो जो जिलाध्यक्ष होगा वो कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखेगा, नीचे के लेवल तक जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते और कोई न कोई तर्क से उसका किसी तरह का झुटलाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका ही नुकसान है। आप देखिए, अपने आप को देखिए, आत्ममंथन कीजिए कि कांग्रेस कहां जा रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, कि क्या ग्रांड ओल्ड पार्टी थी। कभी जो है कहते हैं ना कि वो एक छत्र शासन था, हर राज्यों में सरकारें थी, केंद्र में थी, लेकिन अब जगह खंड खंड हो गई कांग्रेस। क्षेत्रीय दल बन गए कांग्रेस में। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, वो आज अब टीएमसी चला रही हैं। वो जो है आपके वाईएसआर कांग्रेस बन गई, जो वाईएसआर थे आपके आंध्रा में नेता। तो ये सब जगह आपका, कभी शरद पवार आपके साथ थे, तो वो अपनी पार्टी चलिए, अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस हरियाणा में भी इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, बाकी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में जो है वहां पर भी नजर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ओंकार जी, आपका भी शुक्रिया। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विदुरावल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में बने रहने के लिए। और लेकिन मुद्दा यही है, सवाल यही है कि मुख्य विपक्षी दल को क्यों नेता नहीं मिल रहा है, क्या वजह है, क्या कांग्रेस की मजबूरी है, क्या कांग्रेस आलाकमान की मजबूरी है? हालांकि ये देखना होगा कि कब तक नेता विपक्ष का फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।